कहानी की शुरुआत एक ऑफिस की बिल्डिंग से होती है जहां सब लोग मास्क पहनकर काम कर रहे होते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, जैसे कि किसी चीज से डरे हुए हों। वहां की एक ऑफिस लेडी इरीना इस दबाव भरे माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वॉशरूम चली जाती है। तभी एक स्टॉल से अजीब सी आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक लड़की बिना जान के सफेद और बेजान आंखों से टॉयलेट के ऊपर झुकी हुई है। अब इरीना को खतरे का एहसास होता है और वो जल्दी से अपना बैग उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल भागती है। पता चला इरीना हाल ही में अपने पति से तलाक ले चुकी है और अब मॉस्को में अपने बेटे एंटन के साथ रह रही है। उसी दिन सुबह पार्क में उसने एक और ऐसे ही सफेद आंख और खांसी वाले अजनबी को देखा था। तब उसे ये बीमारी कुछ संक्रामक सी लगी थी, जिस कारण वो तुरंत एंटन को वहां से हटा ले गई। अब न्यूज और इंटरनेट पर एक अनजान वायरस के फैलने की खबर फैल चुकी है। वायरस सीधा फेफड़ों पर हमला करता है, जिसकी वजह से खांसी, आंखों का सफेद होना जैसे लक्षण आते हैं और 4 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। अब सेना ने कई इलाकों को क्वारंटीन कर दिया है, जिससे लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। एक ही दिन में 2 संक्रमित लोगों को देखने के बाद इरीना अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले ही वो अपने बेटे को स्कूल से लेने पहुंचती है। लेकिन उसे पता चलता है कि स्कूल को पहले ही सेना ने सील कर दिया है और अब अंदर कोई जा या आ नहीं सकता। वहां एक स्टूडेंट में इस बीमारी के लक्षण मिले थे, जिस कारण अब वो बच्ची एक कोने में बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं और वो बुरी हालत में है। तभी सूट पहने सोल्जर्स आते हैं और उस बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। उसके ऊपर सफेद पाउडर भी छिड़कते हैं। ये देख उसके माता पिता चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब इरीना ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है और तुरंत एंटन को कॉल करती है। पर राहत की बात यह है कि एंटन चेंजिंग रूम में छुपा हुआ है। इरीना उसे बताती है कि स्कूल के कैफेटेरिया में मिलो। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे और खिड़कियां सब लॉक हैं। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वह एक पत्थर उठाकर खिड़की तोड़ देती है। उधर मॉस्को शहर के बाहर मेन रोड पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। सैनिक ऐलान कर रहे हैं कि अब शहर पूरी तरह लॉकडाउन में है, सिर्फ सप्लाई गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है। भीड़ में इरीना का एक्स हस्बैंड सगे भी है, जो एंटन को पिक करने के लिए आया था, लेकिन अब वो शहर में घुस भी नहीं सकता। रात में सगे गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी बाहर से टॉर्च की तेज रोशनी आती है। जब वो डरते डरते नीचे जाकर देखता है तो उसका पिता बोरिस होता है। बोरिस एक पूर्व मिलिट्री रिसर्चर है और उसे इस वायरस के बारे में कुछ जानकारी है। वो बताता है कि अगर ये वायरस नहीं रुका तो मॉस्को की 3 मिलियन की आबादी में दंगे फसाद पक्के हैं और उनका विला जो शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर है वो भी खतरे में है। बोरिस कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा। सगे अपने पिता की बात मान जाता है, पर निकलने से पहले वो चाहता है कि इरीना और एंटन को भी किसी तरह शहर से बाहर निकाल सके। तब जाते वक्त वो अपने पिता से कहता है कि अगर सुबह तक वो वापस नहीं आया तो उसका इंतजार मत करना। लेकिन उसके जाते ही विला में कुछ अनचाहे मेहमान पहुंचते हैं। एक जीप से कुछ हथियारबंद आदमी उतरते हैं और विला की तरफ बढ़ते हैं। सगे का पड़ोसी और दोस्त लियोनिया भी वायरस के फैलाव के बारे में जान चुका होता है और एयरपोर्ट के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी पोलिना उसे सच्चाई दिखाती है। वो बताती है कि मॉस्को के सारे एयरपोर्ट पहले ही बंद हो चुके हैं। उसी वक्त कुछ हथियारबंद लोग लियोनिया के घर में घुस आए। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि ये लोग बस उसके कीमती फर्नीचर की वैल्यू चेक कर रहे हैं। वह वायरस का कोई जिक्र तक नहीं कर रहे थे। उसे कुछ तो गड़बड़ लगी तो लियोनिया ने उन्हें अपनी एक फोटो दिखाई, जिसमें वो हाई रैंकिंग मिलिट्री अफसरों के साथ था। शायद इससे वो लोग डर जाएं, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं आई और उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है और फिर पूरा ग्रुप घर की तलाशी लेने लगता है। असल में ये लुटेरे थे जो इस तबाही का फायदा उठा रहे थे। उनमें से एक की नजर अब प्रेग्नेंट मारिना पर पड़ी, जो लियोनिया की पार्टनर थी। उसने उसे बेहोश करने के लिए एक ड्रग निकाली, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ गलत करने ही वाला था, अचानक पीछे से उसकी गर्दन में कैंची घुस जाती है और ये सब पोलिना ने किया था। उसी वक्त एक और लुटेरा सगे के घर में घुस आया, लेकिन वहां मौजूद रिटायर्ड सोल्जर बोरिस ने डर नहीं दिखाया और उसने बिना देर किए अपनी शॉटगन उठाई और 1v1 में जीत गया है। बाकी लुटेरे भी आ धमके, लेकिन थोड़ी फायरिंग के बाद उन्हें समझ में आ गया कि वे अब भी न्यू प्लेयर है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब उन्होंने सिर्फ अपने घायल साथी को रिव्यू करने की इजाजत मांगी और वादा किया कि अब दोबारा वे नहीं आएंगे। लुटेरों के जाने के बाद बोरिस ने फौरन सगे की कर्ट वाइफ एना और उसके बेटे के साथ लियोनिया के घर की ओर रुख किया। फिलहाल खतरा टल चुका था और सबने राहत की सांस ली, लेकिन लियोनिया अभी भी शौक में था और बार बार कह रहा था कि अब जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। इरीना चुपचाप दूर कहीं देख रही थी, उसका दिल बेचैनी से भरा था। तभी अचानक डोरबेल बजी, लेकिन जैसे ही उसकी मां की आंखों में सफेदी की चमकान देखी, इरीना ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया है। उसका बेटा एंटोन पूछता है कि दादी को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे, तो इरीना उसे डांटकर कहती है कि वो अपने कमरे में जाए। फिर वो रेडियो ऑन कर देती है ताकि बाहर की चीख पुकार सुनाई ना दे।
कुछ देर बाद बाहर का शोर थम गया था, लेकिन फिर डोरबेल बजी। इस बार जब इरीना ने देखा तो उसके सामने उसका एक्स हस्बैंड सगे खड़ा था। उसने देखा कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो दरवाजा खोलकर उसने उसे गले लगा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सगे इस हालात में उन्हें बचाने आएगा। असल में सगे ने उसी सुबह जान लिया था कि मॉस्को को क्वारंटीन कर दिया गया है, पर सगे एक फूड ट्रक में छुपकर शहर में घुसा था क्योंकि रास्ते सुनसान थे और बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। जब वो इरीना के बिल्डिंग तक पहुंचा तो ड्राइवर को इंतजार करने को कहा और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, लेकिन जब वो इरीना और बेटे को लेकर लौटा तो वहां सिर्फ बिखरा हुआ सामान था और ड्राइवर का कोई पता नहीं था। असल में सगे के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुछ क्रिमिनल्स आए और ड्राइवर को मार डाला। जब सगे ने ट्रक में ड्राइवर की बॉडी देखी तो फौरन उसे बाहर फेंका, पर तभी वो लुटेरे फिर लौट आए, लेकिन सगे ने तुरंत ट्रक शुरू किया और बाल बाल बचकर वहां से निकल गया है। उधर सगे के पिता और उनके पड़ोसी लेओन्या अपना सामान पैक कर रहे थे और गाड़ी में लोड कर रहे थे। सगे की वाइफ एना चुपचाप खड़ी थी, वो जाने को तैयार नहीं थी, उसे सगे का इंतजार था। तभी उन्होंने दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनी। सब अलर्ट हो गए, लेकिन राहत की बात यह थी कि वो गाड़ी सगे की थी जिसमें वो इरीना और बेटे को लेकर लौटा था। पर एना की खुशी अचानक तेज झटके में बदल गई। जब उसने इरीना को देखा उसी वक्त एना का बेटा मिशा देखता है कि कुछ जीप्स खतरे की तरह पास आ रही हैं। तब उसने तुरंत समझ लिया कि लुटेरे अब बदला लेने लौटे हैं, लेकिन उन्हें तब थोड़ी राहत मिली जब पता चला कि वो बस एक आम आदमी था। वह आदमी मदद मांग रहा था। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को तेज पेट दर्द शुरू हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे डिलीवरी का वक्त आ गया हो। ये देख एना ने सुझाव दिया कि उस औरत को अंदर लाकर थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए, लेकिन इरीना ने तुरंत बंदूक तानी और सख्ती से कहा कि अभी दया दिखाने का वक्त नहीं है, वो यहाँ से तुरंत चले जाए। लेओन्या ने भी इरीना के फैसले को समझा, जिससे वो आदमी समझ गया कि अब बात नहीं बनेगी, तो वो दुखी मन से वहां से निकल गया है। कुछ देर बाद सगे और लेओन्या के परिवारों ने अपना सारा सामान तैयार किया और 3 गाड़ियों में निकल पड़े, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि एक गाड़ी से काला धुआं निकलने लगा है। तब सगे ने गाड़ी रोकी और देखा कि डीजल जम गया है। जल्दीबाजी में उन्होंने ऐसा फ्यूल डलवा दिया था जो एंटीफ्रीज नहीं था। यहाँ बोरिस ने सलाह दी कि गाड़ी को पास के पेट्रोल पंप तक खींचने के लिए टो चेन चाहिए। तभी लेओन्या बोला कि उसके घर पर टो चेन है और वो लेने जा रहा है। तब उसने सगे की इजाजत का इंतजार तक नहीं किया और मारिना और बेटी के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ा है। असल में लेओन्या का इरादा पहले से बना हुआ था कि वो सगे और उसके परिवार को छोड़कर अलग निकल जाएगा। उसके कार के डिक्की में टो चेन पहले से थी, लेकिन उसने जानबूझकर छुपा दी थी। रास्ते में एक जंगल के पास मारिना को वॉशरूम जाना था तो लेओन्या उसके साथ गया, लेकिन पोलिना ने देखा कि दूर से कई गाड़ियां आ रही हैं और वो वही लुटेरे थे जिन्होंने पहले लेओन्या के घर पर हमला किया था। अब पोलिना को खतरे का एहसास हो गया, जिससे वो फौरन जंगल में छुप गई और फिर अपने पापा से जा मिली। जल्द लीडर ने गाड़ी का नंबर देखा और पहचान लिया कि ये लेओन्या की गाड़ी है। तब उसने अपने आदमियों को जंगल में उन्हें ढूंढने भेजा है। अब लेओन्या और उसका परिवार खतरा भांपकर जंगल के अंदर एक चट्टान के नीचे छुप गए, पर लुटेरे उनके पैरों के निशान देखते हुए पीछे आए, लेकिन बर्फ और ठंड के कारण उन्होंने उनका पीछा रोक दिया है। लेकिन लीडर ने जिद की खोज जारी रहे। इससे उसके साथी गुस्से में आ गए और उनमें से एक ने लीडर की मां का कहते हुए उसे गोली मार दी। अब लीडर सीधा उस चट्टान पर गिरा जहां लेओन्या का परिवार छुपा था। ये देखकर सब डर के मारे चुप हो गए और बाकी लुटेरे ज्यादा रुके बिना वहां से चले गए और लेओन्या की गाड़ी भी साथ ले गए। उधर सगे का परिवार अब भी लेओन्या के लौटने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर हो चुकी थी तो उन्हें शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी वॉकी टॉकी पर लेओन्या की डिस्ट्रेस कॉल आई। जब सगे ने देखा कि ये रास्ता उनके घर की तरफ नहीं है तो उसे शक हो गया कि शायद लेओन्या उन्हें छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को जंगल में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले उन्हें पास के पेट्रोल पंप तक छोड़ देगा और फिर अलग होगा। तब बोरिस ने गाड़ी में गर्म पानी डालकर उसे थोड़ी देर के लिए चलाने लायक बना दिया था, जिसके बाद दोनों परिवार जल्दी से पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। लेकिन वहां जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा भीड़ थी और सारी फ्यूल बिक चुकी थी। अब पहले से हुए डिस्कशन के मुताबिक लेओन्या के परिवार को गाड़ी से उतरकर खुद अपनी राह ढूंढनी थी। तब वहां भीड़ में लेओन्या लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि कोई उन्हें लिफ्ट दे दे, पैसे भी ऑफर किए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक औरत ने चिल्लाकर एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोली कि ये इन्फेक्टेड है और इसे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। तब वो आदमी सफाई देने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने उसे चाकू मार दिया और वो बेहोश हो गया। यहाँ भीड़ को यकीन हो गया कि वो वायरस से इन्फेक्ट है, जिससे सब इधर उधर भागने लगे हैं। अब कुछ ही मिनटों में जो पेट्रोल पंप भरा हुआ था वहां अब सिर्फ लेओन्या का परिवार ठंडी हवा में अकेला खड़ा था। पहले सगे उन्हें पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने ये सब देखा तो समझ गया कि अब ज्यादा इंतजार करना खतरनाक होगा और वो अकेले ही वहां से निकल गया है। तभी लेओन्या की बेटी पोलिना ने कुछ दूरी पर खड़ी एक गाड़ी देखी और सोचा कि क्या वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेओन्या ने तुरंत उसे रोक दिया।
उसे शक था कि वो गाड़ी किसी मरे हुए संक्रमित इंसान की हो सकती है और अगर उन्होंने वो इस्तेमाल की तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तभी लेओनिया की नज़र गैस स्टेशन के अटेंडेंट पर पड़ी जो अभी भी रूम में था। वो फौरन उसके पास गया और उसे एक मोटी रकम थमा दी। अटेंडेंट ने आखिरकार उन्हें एक रात के लिए रहने को मंजूरी दे दी। उसके पास भरपूर सामान और फ्यूल जमा था, लेकिन उसका रवैया अजीब था। वो बार बार पोलिना को घूर रहा था और यहाँ तक कि उसे ड्रिंक के लिए भी इनवाइट कर रहा था। पर लेओनिया ने तुरंत बीच में दखल दिया, जिससे अटेंडेंट चिढ़ गया। उसने ड्रॉअर से गन निकाली और लेओनिया के परिवार को दोबारा बाहर निकाल दिया। तभी अचानक सगे का परिवार लौट आया है। लेओनिया उनके लौटने से बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसे गैस स्टेशन वाले खतरनाक अटेंडेंट की हरकत नहीं भूली थी। फिर सीन कट होता है और अब सगे अटेंडेंट से बात करते हुए उसका हाथ पकड़ता है। तभी लेओनिया अंदर घुस आता है गन लेकर और अटेंडेंट को काबू में कर लेते हैं। अब गैस स्टेशन का सारा सामान और फ्यूल उनके कब्जे में था। इसके बाद मिशा ने उस मरे हुए इंसान की आंखें चेक की और कंफर्म किया कि उसकी आंखें सफ़ेद नहीं थीं, यानी वो इन्फेक्टेड नहीं था, जिसका मतलब है उसकी गाड़ी को यूज़ किया जा सकता था। तब दोनों परिवारों ने फटाफट गाड़ी में सामान और फ्यूल लोड किया और फिर से अपने एस्केप मिशन पर निकल पड़े हैं। उनका डेस्टिनेशन था लेक वॉन गजीरो, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक छोटे से आइलैंड पर एक केबिन था जो हर साल बोरिस की छुट्टियों का ठिकाना था। पर रास्ते में एक फायर ट्रक ने उनका रास्ता रोक रखा था। उसके पास कई भयानक लाशें पड़ी थीं। उन्होंने आसपास सर्च किया लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने फायर ट्रक हटाने का फैसला किया है। ड्राइवर की लाश को हटाकर सगे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ट्रक को सड़क के किनारे कर दिया। अब जैसे ही वो निकलने वाले थे, उन्हें फायर ट्रक की पिछली सीट पर एक घायल इंसान दिखा। यहाँ सगे उसकी जांच करने गया, लेकिन वो आदमी अचानक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिस कारण सगे घायल हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी है। जल्द परिवार ने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और आगे की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें कुछ वीरान घर दिखाई दिए, जहां उन्होंने सगे को एक घर में ले जाकर लिटा दिया। उसकी एक्स वाइफ इरिना ने उसकी चोट को सिल दिया, पर बोरिस बहुत चिंतित था क्योंकि ये सिर्फ पहली सटेप थी। असली खतरा था दवाइयों की कमी। सगे को बुखार हो गया और वो बड़बड़ाने लगा। एना उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसने देखा कि सगे नींद में इरिना का नाम ले रहा है। अच्छी किस्मत से लेओनिया को पास ही एक बुजुर्ग औरत मिली जो एक वेटरनरी डॉक्टर थी, लेकिन इंसानों का इलाज भी कर सकती थी। उसने सगे को एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया और बदले में गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। लेकिन सगे की हालत अगले दिन सुबह तक काफी बेहतर हो गई। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि मिशा जो बाहर से लकड़ियां लेने गया था, किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और गाड़ी में रखा सारा खाना चोरी हो गया है। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये सब उसी नौजवान का काम है जिसने उन्हें जख्म सिलने के लिए सुई धागा दिया था। जल्द लेओनिया, बोरिस और एना उस आदमी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाए बिना अंदर घुस गए। वो लड़का घबरा गया और एक बेहोश लड़की को उठाकर एक कमरे की तरफ भागा, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो चौंका देने वाला था। कुछ इन्फेक्टेड लोग चुराया हुआ खाना खा रहे थे और शायद ये उस लड़के के फैमिली मेंबर थे। तभी उनमें से एक औरत कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ी और मजबूरी में उन्हें उसे गोली मारनी पड़ी। पर इस झड़प के बाद सगे का परिवार वहां ज्यादा देर नहीं रुका और आगे निकल पड़ा। आगे रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम था पावेल। पता चला कि वो एक डॉक्टर है। उसने न सिर्फ सगे के जख्मों का इलाज किया, बल्कि उसके बेटे एंटोन को कैंडी से भरा एक बैग भी दिया। तब पावेल के टूटे हुए चश्मे देखकर इरिना ने उसे अपना एक कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया और खुद उसे पहनाने में मदद की, और इस पल में उनके बीच कुछ खास महसूस हुआ है। लेकिन उनकी मंजिलें अलग थीं। इरिना 1000 किलोमीटर दूर एक रेफ्यूज जा रही थी, जबकि पावेल उल्टी दिशा में एक टाउन जा रहा था ताकि अपने मरीजों को दवाइयां पहुंचा सके। वो सचमुच एक नेक इंसान था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक वीरान हॉस्पिटल से दवाइयां ढूंढी थीं। पावेल से विदा लेने के बाद सगे का ग्रुप आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ ब्रिज मिला जो इतनी बुरी हालत में था कि पार करना नामुमकिन था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर गिराया गया हो। अब ब्रिज देखकर सबको समझ आ गया कि उन्हें वापस मुड़कर दूसरा रास्ता लेना होगा, लेकिन ये वापस मुड़ना ही उन्हें दोबारा पावेल के पास ले गया, जिसे कुछ गाँव वाले लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर इरिना चुप नहीं बैठी। उसने गाड़ी से छलांग लगाई और बंदूक तानकर अकेले ही भीड़ तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ी, जिससे सारे लुटेरे भाग गए। लेकिन इस अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कार में बैठा एंटोन एक अजनबी की नज़र में आ गया था। पर खुशकिस्मती से एंटोन सतर्क था। वो फौरन कार से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया है। इस बीच पावेल बुरी तरह घायल हो चुका था। इरिना ने उसके भारी शरीर को घसीटकर वापस गाड़ी में लाया और डरते हुए कि गाँव वाले फिर से हमला न कर दें, जिस कारण सब लोग वहां से तुरंत निकल पड़े। लेकिन अब एंटोन अकेला रह गया था। उसने इधर उधर देखा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी वो रोया नहीं, बल्कि अपनी मां को ढूंढने का फैसला किया और पैदल ही सफर शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलकर वो एक छोटे टाउन में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा ऐसा था जैसे कोई भूतों का शहर हो, एकदम वीरान।
तब घबराते हुए वो इधर उधर भटका। तभी कुछ जिंदा लोग दिखे, लेकिन उनका व्यवहार और डरावना था, जिससे एंटोन डरकर भागा। तभी एक सोल्जर ने उसका पीछा शुरू कर दिया है, लेकिन एंटोन एक हॉस्पिटल में घुस गया और एक बेड के नीचे छिपकर सांसें रोके बैठ गया। लेकिन वो सोल्जर भी पीछे पीछे अंदर आ गया है। पर जैसे ही उसने एंटोन को देखा और बंदूक तान दी, तभी अचानक सोल्जर ही गिर पड़ा है। पता चला कि एंटोन को बचाने वाली एक डॉक्टर थी, जो वहां से दवाइयां लेने आई थी। जब उसे पता चला कि एंटोन अपने परिवार से बिछड़ गया है, तो उसने तुरंत फैसला किया कि पहले उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना होगा, वरना मिलिट्री के हाथों उसकी जान जा सकती है। वो डॉक्टर बहुत दयालु थी, क्योंकि रास्ते में जब एंटोन गिरकर पैर मोड़ बैठा, तो उसने उसे वहीं छोड़ने की जगह उठाया और एक सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी चोट की देखभाल की। थोड़ी ही देर बाद वो डॉक्टर एंटोन को जंगल के बीच बसे एक गांव में ले आई, जहां अब भी कुछ लोग छुपकर रह रहे थे और यहां मिलिट्री का असर अभी तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जब डॉक्टर पास के शहर से लौटी, तो उसने गांव वालों को बताया कि मिलिट्री अब वायरस के तहत मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही है। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सरकार इतनी बेरहम हो सकती है। तभी बाहर से आवाज आई। मिलिट्री जवान लाउड स्पीकर से बोल रहे थे कि सभी लोग बाहर आएं, उन्हें एक अच्छे आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाएगा। लेकिन अब गांव वाले सरकार की चालें समझ चुके थे। उन्होंने घर के तहखानों में छुपकर जान बचाने का फैसला किया। तभी एक सोल्जर तहखाने का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे सूअर जैसी खर्राटों की आवाज सुनाई दी। दरअसल एक बूढ़ा आदमी नींद में खर्राटे मार रहा था और छुप नहीं पाया था। सोल्जर ने देखा कि और कोई नहीं है, तो उस बुजुर्ग को गोली मार दी। अब ये तय था, वो सेना की क्रूरता और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो गांव के एक आदमी ने, जो कभी सोवियत सैनिक था, बताया कि उसके पास अब भी काफी पुराने लेकिन काम के हथियार छुपे हैं। भले ही वो हथियार पुराने थे, लेकिन अब भी इस्तेमाल लायक थे। अब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठना है। उधर डॉक्टर के घर में एंटोन और कुछ दूसरे बच्चे इकट्ठा थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर बिल्कुल मत जाना। गांव वाले अब एक प्लान के तहत निकले। उनका टारगेट था बस स्टेशन, जहां सबसे ज्यादा रिफ्यूजी इकट्ठा हो रहे थे और सबसे ज्यादा सैनिक मौजूद थे। डॉक्टर के ग्रुप ने बस स्टेशन तक पहुंचने से पहले हथियार कपड़ों के नीचे छुपा लिए और धीरे धीरे सैनिकों के करीब बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें सगे और इरीना दिखे, जो उन्हीं सैनिकों से बात कर रहे थे। बातचीत से पता चला कि वो एक लड़के को ढूंढ रहे हैं और उनका दिया गया डिस्क्रिप्शन एंटोन से मेल खा रहा था। इसी दौरान इरीना को एक जाना पहचाना बच्चा एक बस में चढ़ता दिखा, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का एंटोन नहीं था, बल्कि कोई और था जिसने वैसा ही कोट पहना था। यहाँ सगे ने खतरा महसूस किया और इरीना को लेकर तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन एक सोल्जर ने उन्हें रोक लिया। लेकिन वहाँ सिर्फ एक सोल्जर नहीं था और वो पकड़े गए। पर तभी गांव वालों और सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गांव वालों ने बिना हिचक गोलीबारी शुरू कर दी और देखते ही देखते सारे सैनिक मारे गए। लड़ाई के बाद डॉक्टर ने सगे को एंटोन के बारे में सारी बात बताई। तब सब लोग फौरन गांव लौटे, लेकिन जिस घर में एंटोन छिपा था, अब वहां वो नहीं मिला। अब गांव के बच्चों के चेहरे सख्त हो चुके थे। पता चला कि उन्हें पता चल गया था कि एंटोन मॉस्को से आया है और उन्होंने मान लिया कि वही गांव के लिए खतरा बन गया था, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद ये सुनते ही इरीना बाहर भागी। ठंड की परवाह किए बिना वो लगातार एंटोन को पुकारती रही। तभी उसे एक वीरान घर में एंटोन मिला और वो दौड़कर उसे गले लगाती है।